वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ जनरेटर के बारे में, उसमें से सबसे पहला जो है डीसी शंट जनरेटर, उसके बारे में डिटेल में अलोंग विथ इट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले हम फास्ट फॉरवर्ड में रिकेप ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस जो सेशन था उसमें टाइप्स ऑफ जनरेटर के बारे में जाना था कि मुझे अगर जनरेटर को क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन तो मैं दो पार्ट में करूंगी। एक है सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड, जिसमें सेल्फ एक्साइटेड के अंदर तीन आएंगे। एक है शंट जनरेटर, दूसरा है सीरीज जनरेटर, तीसरा है वो है कंपाउंड जनरेटर। और कंपाउंड जनरेटर के दो सब टाइप है, एक है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। उसमें भी हम और दो टाइप भी ले सकते हैं, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। बट आज के दिन हम डिटेल में अलोंग विद द कैरेक्टरिस्टिक शंट जनरेटर के बारे में सीखेंगे अलोंग विद द कंक्लूजन्स एट द एंड। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। चलिए सबसे पहले हम शंट वाउंड जनरेटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो आपके सामने मैंने ये फिगर रखी है कि जिसमें मैंने जो फील्ड वाइंडिंग, जिसको हम RSH के नाम से जानते हैं, उसको मैंने आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट की है। देन इसलिए उसको शंट बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसको मैंने आर्मेचर की पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से उसको जो आर्मेचर में वोल्टेज डेवलप होता है वो फुल्ली उनकी अक्रॉस में आता है। इसलिए हमें ये जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हाई रखना पड़ता है। अगर मुझे ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मुझे हाई रखना है तो उसका जो एरिया है वो मुझे कम रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला के बारे में हम प्रीवियसली सीख चुके हैं कि R इक्वल टू रो L अपॉन A। जो R है वो है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रो मीन्स कि मटेरियल का अपना कांस्टेंट, L मीन्स लेंथ, A मीन्स एरिया। मीन्स अगर हमें रेजिस्टेंस हाई ऑफर करना है तो जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें कम करना पड़ेगा। मीन्स जो कंडक्टर है वो हम थीन लेंगे। देन अगर मुझे कंडक्टर थीन लेने हैं तो मुझे उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसलिए जो शंट वाउंड जनरेटर है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दिखने को मिलेंगे और जो वायर होगा उसकी थिकनेस कम होगी, मीन्स उसका क्रॉस सेक्शन है वो कम होगा। ये एक वन ऑफ द IMP पॉइंट वाइवा के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो है फॉर्मूलाज। तो उसके लिए हमें फॉर्मूलाज की जरूरत है जो हम सम के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले है वो है आर्मेचर करंट आए। तो एज यू कैन सी इन क्लियरली इन फिगर दे कि आर्मेचर करंट का दो पार्ट होंगे। एक पार्ट जाएगा शंट फील्ड वाइंडिंग में, दूसरा जाएगा लोड करंट में। सो अल्टीमेटली IA इक्वल टू ISH प्लस IL जो है फॉर्मूला फॉर द आर्मेचर करंट। अब मुझे EMF का और वोल्टेज के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो हमें पता है कि EMF कहाँ पर डेवलप होता है, ऑफ कोर्स आर्मेचर में। देन अब हमें EMF और वोल्टेज के बीच का रिलेशन लिखना है तो हम आर्मेचर से जर्नी शुरू करेंगे और लोड तक जाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली जो लोड का अक्रॉस का वोल्टेज होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज V से जानते हैं। तो मुझे EMF से V तक की जर्नी तक जाना है। तो सबसे पहले EMF आर्मेचर में डेवलप होता है, इसलिए E उसकी वैल्यू वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होगी, ये याद रखिएगा। इसलिए हमें जो EMF होता है उसमें से जितने भी ड्रॉप होते हैं उसको माइनस करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो EMF आर्मेचर में डेवलप हुआ और हमें उसमें से ही आर्मेचर के ड्रॉप सबसे पहले माइनस करने होंगे जो है RAR है। फिर आर्मेचर से लोड तक हम डायरेक्टली पहुंच गए और कोई बाइंडिंग बीच में नहीं आई। सो अल्टीमेटली E माइनस IAR है तो हमें मिला क्या, तो कल वोल्टेज अक्रॉस लोड V। दिस इज हाउ V इक्वेशन ऑफ द V इज ऑब्टेन। और अगर आपको E को फॉर्मूला का हेड करना है तो IRA माइनस सामने की तरफ जाएगा तो प्लस। देन अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है तो उसमें मुझे ISH की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो उसकी फॉर्मूला है V अपॉन RSH। और IL की जरूरत पड़ी तो उसकी फॉर्मूला है V अपॉन RL। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ेंगे वो है मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक का ईच एंड एवरी स्टेप्स मैंने रिटन फॉर्म में लिखा है एट द एंड ऑफ द वीडियो कंक्लूजन पॉइंट में। तो अगर आपको उसको पॉइंट के थ्रू देखना है तो आपको एंड तक ये वीडियो देखना है। देन सबसे पहले जो हमें मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो आपके सामने मैंने ये फिगर रखी है कि जिसमें मैंने शंट फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ा है कि जिसकी मदद
मदद से मैं फील्ड वाइंडिंग के जो करंट है मीन्स RSH में से जो पास होता हुआ करंट ISH है उसकी वैल्यू में मैं चेंजेस करूंगी। देन इसलिए मैंने ये वेरिएबल रेजिस्टेंस R चूज किया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सी क्वांटिटी के बीच में ड्रॉ की जाती है। तो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो फील्ड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस में ड्रॉ की जाती है। देन तो यहाँ पे मुझे 2 मीटर चाहिए, एक चाहिए वोल्ट मीटर जो वोल्टेज अक्रॉस लोड मुझे मेजर करके दे, और दूसरी भाषा में जो जनरेटर है उसके टर्मिनल वोल्टेज मुझे मेजर करके दे, और दूसरा मुझे फील्ड करंट मेजर करना है तो उसके लिए मुझे एमीटर फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में लगाना होगा जो मैंने आपको फिगर में दिखाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सिर्फ आर्मेचर को ही घुमाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। अब ये कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए आपको एक अजम्पशन लेना है कि ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसकी सीरीज में मैंने एक स्विच सपोज रखी है। तो स्टार्टिंग में हम ये स्विच को ओपन रखेंगे, मींस कि शंट फील्ड वाइंडिंग है वो सर्किट में नहीं है, सिर्फ आर्मेचर ही है, और आर्मेचर को मुझे कांस्टेंट स्पीड से प्राइम मूवर की हेल्प की मदद से घुमाना है। तो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा हमें रेसिडुअल वोल्टेज, और उसको कैसे इंडिकेट करना है वो बाद में हम सीखेंगे। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ग्रेजुअली अब वो स्विच क्रॉस कर देनी है, मीन्स अब शंट फील्ड वाइंडिंग पिक्चर में आ गया है, और मैं ग्रेजुअली जो ये जो फील्ड वाइंडिंग है उसके वजह से जो पास होता हुआ करंट है उसकी वैल्यू में बढ़ाती जाऊंगी कि सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 4 to 5 रीडिंग्स में लूंगी, और बाद में मैं वोल्टेज और ये फील्ड वाइंडिंग दोनों का रीडिंग कंसेक्यूटिवली हम नोट डाउन करते जा रहे हैं। तो उसके बीच का मैं रिलेशन है उसको मैं ग्राफ में ड्रॉ करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। फिर मुझे जो मैं रेटेड वैल्यू तक पहुंच जाऊं फील्ड करंट की वैल्यू के हिसाब से, बाद में उसकी वैल्यू मुझे घटाते जानी है। तो उसको घटाते घटाते सिर्फ मुझे फिर से 0 पे आना पड़ेगा। तो उसका जो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिर से दूरूंगी तो मुझे ऐसा मिलेगा। डन। और ये दोनों का मुझे मीन जो मिलता है उसको हम अल्टीमेटली मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमको फील्ड करंट बढ़ाते जाना है उसके रेटेड वैल्यू तक, रेटेड वैल्यू तक पहुंचने के बाद उसको घटाते जाना है अप टू 0, और उसकी जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करना है। और ये दोनों की जो मुझे मीन वैल्यू मिलेगी वो होगी अल्टीमेटली मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शंट वाउंड जनरेटर। और उसका डिटेल स्टेप वन मोर टाइम मैंने वन आफ्टर अनदर लिखे हैं, वो एंड में कंक्लूजन पॉइंट में है, सो काइंडली स्टे ट्यून फॉर दैट पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सीख लेते हैं जिसका नाम है लोड कैरेक्टरिस्टिक। ये जो लोड कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए मुझे इसमें मैंने एमीटर एक है वो एक्स्ट्रा जोड़ा, वो है लोड के सीरीज में, ताकि मैं लोड करंट को मेजर कर सकूं। रेस्ट ऑफ द थिंग एज इट इज है, और यहाँ पे जो शंट करंट है उसकी वैल्यू को कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उसकी सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो अब नहीं रखा है। देन अब ये जो लोड कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी दो क्वांटिटी के बीच ड्रॉ किए जाएंगे, तो वो वोल्टेज और लोड करंट के बीच में है वो ड्रॉ किया जाता है। इसमें सबसे पहले मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी ये कैरेक्टरिस्टिक का नाम है आइडल कैरेक्टरिस्टिक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि आप कितना भी लोड जनरेटर पे बढ़ाओ पर उसकी ईएमएफ की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, मींस उसमें कोई चेंज नहीं आपको दिखने को मिलेगा, उसको हम आइडल कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। किंतु जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे हम जनरेटर पर लोड बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से ईएमएफ की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन से इंडिकेट किया है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, तो कि उसके पीछे का जो रीजन है वो है आर्मेचर रिएक्शन, कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जैसे हम जनरेटर पे लोड बढ़ाते जाते हैं उसके साथ जो ईएमएफ की वैल्यू है वो घटती जाती है। देन उसकी वजह से हमें ये कैरेक्टरिस्टिक में स्लाइटली बैंड देखने को मिलता है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम नाम देते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज ये ईएमएफ एंड लोड करंट के बीच में है और ईएमएफ आर्मेचर के अंदर डेवलप होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम ओरिजिनल लोड कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे कि अगर मुझे लोड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है वो तो वोल्टेज और लोड करंट के बीच में है, तो वो मुझे ऑब्टेन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा
कि जो मुझे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मिली जो ईएमएफ वाली थी उसमें से मुझे आर्मेचर ड्रॉप माइनस कर देने हैं। मीन्स हमें हाल ही में जो डेरिवेशन किया कि ईएमएफ में से आर्मेचर ड्रॉप माइनस तो मुझे वोल्टेज मिलता है। तो ये ग्रीन लाइन थी वो ईएमएफ की थी ना, उसमें से मैंने IRA ड्रॉप माइनस किया तो मुझे ये नीचे वाली जो येलो लाइन है वो मिली, जिसको हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक से नाम के जानते हैं। बिकॉज एक्सटर्नल इसलिए कि ये वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ऑफ द जनरेटर है, तो जनरेटर के टर्मिनल अक्रॉस में मुझे बाहर ये वोल्टेज मिलते हैं, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। और अगर आपको आर्मेचर रिएक्शन की डिफाइन ना पता हो तो मैं बता देती हूँ कि आर्मेचर रिएक्शन मीन्स इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स। मीन्स आर्मेचर फ्लक्स की मेन फ्लक्स पे जो इफेक्ट आती है उसको हम कंसिडर करते हैं, तो उसको हम आर्मेचर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने बेंडिंग पॉइंट दिखाया ये क्या दर्शाता है कि जैसे ही आप लोड बढ़ाते ही जाते हैं वैसे ही लोड करंट की वैल्यू भी बढ़ती ही जाती है। बट आफ्टर सर्टन एक्सटेंट आप बढ़ाओ तब तो कोई इश्यू नहीं है, बट सर्टन लिमिट से आप ऊपर जाते हो तो आपको वोल्टेज में ड्रास्टिकली रिडक्शन देखने को मिलेगा। देखा ये वो बैंड कितना ड्रास्टिक है। मीन्स ये दिखाता है सर्टन एक्सटेंट तक तो चलेगा, बाद में जो आपको वोल्टेज की वैल्यू है वो ड्रास्टिकली घटती हुई नजर आएगी। डन। चलिए अब हम कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना था कंस्ट्रक्शन ऑफ द जनरेटर के बारे में, तो उसमें हमने सीखा कि यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के अक्रॉस में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए फील्ड वाइंडिंग को फुल वोल्टेज मिलते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अगर मुझे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई रखना है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स उसकी थिकनेस मुझे कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन मीन्स उसकी थिकनेस है हम वो कम रखेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा वो है हमारी मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हाल ही में हमने देखा कि वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की जाती है और ये है ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड फील्ड करंट। और सबसे पहले हम प्राइम मूवर को कांस्टेंट स्पीड पे घुमाते हैं, देन जब हम फील्ड वाइंडिंग को पिक्चर में नहीं लाते हैं। देन तो जो हमें आर्मेचर अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलता है उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल वोल्टेज। और यहाँ पे नीचे मैंने एक एरो के मार्किंग से दिखाया है कि दिस इज द रीजन वाई कि मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो जीरो से शुरू नहीं होती है, स्लाइटली ऊपर रहती है ये रेसिडुअल वोल्टेज के हिसाब से। देन कि ये जो वोल्टेज है वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण डेवलप होता है। देन अभी हमें शंट वाइंडिंग को तो कनेक्ट भी नहीं किया है। देन अब हम शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे, बाद में हम फील्ड करंट को जीरो से उसकी रेटेड वैल्यू तक बढ़ाते जाएंगे तो हमें फील्ड करंट की जो बढ़ती हुई वैल्यू के लिए एक वोल्टेज के साथ रिलेशन मिलेगा, उसको हम ड्रॉ करेंगे। बाद में फील्ड करंट को घटाते घटाते फिर जीरो पे लाएंगे, उसका हम एक ग्राफिकल रिलेशन ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में जो हमें मीन वैल्यू मिलेंगी उसको हम मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। डन। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि यहाँ पे फील्ड करंट है उसको मुझे स्टेप में बढ़ाना है, उसका रीडिंग लेना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर मुझे घटाना है और उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। सो अल्टीमेटली मुझे मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो मुझे फील्ड वाइंडिंग को एक बार बढ़ा के फिर घटा के मुझे दोनों रिलेशन को ड्रॉ करके उसकी जो मीन वैल्यू मिलती है वो हमारी फाइनली मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट वो है अबाउट लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो कि ये जो लोड कैरेक्टरिस्टिक थी वो वोल्टेज और लोड करंट के बीच में थी। देन अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आइडल कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमें दिखाती है कि आप कितना भी लोड जनरेटर के साथ जोड़ लो देन पर तो भी उसकी ईएमएफ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा नहीं होता है क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन जैसे ही हम लोड बढ़ाते जाते हैं तो हमें जो ईएमएफ वैल्यू है उसकी घटती हुई नजर आती है, जो मैंने ग्रीन लाइन से दिखाया है कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें स्लाइटली बैंड देखने को मिलता है। देन ये है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज ईएमएफ आर्मेचर के अंदर डेवलप होता है और ये जो ग्रीन लाइन है वो ईएमएफ और लोड करंट के बीच का संबंध हमें दर्शाती है। बाद में जब हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे मिली है उसमें से मैं
आर्मेचर ड्रॉप माइनस करती हूँ डन, तो मुझे अल्टीमेटली है वो क्या मिलेगा, तो मुझे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है वो मिलेगी। मीन्स वह जो ग्रीन लाइन वाली लाइन है वो ईएमएफ की है, उसमें से मैं IARA ड्रॉप माइनस करती हूँ तो अल्टीमेटली मुझे वोल्टेज की जो रिलेशन है वो मिलेगी। सो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ऑब्टेन की जाती है। डन। सो फाइनली हमारी एग्जिट कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। डन। और ये जो रिलेशन हमने हाल ही में डिराइव किया था E माइनस IARA, यही कहता है कि ग्रीन वाली जो लाइन है वो ईएमएफ की वैल्यू है, उसमें से आर्मेचर ड्रॉप आप माइनस कर दो तो आपको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो अल्टीमेटली V और IL के बीच का संबंध है वो हमें मिलेगा। और सर्टेन लिमिट के ऊपर आपने लोड बढ़ाने की कोशिश की तो वोल्टेज की वैल्यू ड्रास्टिकली घटेगी। ये जो बैंड वाली लाइन है वो हमें इंडिकेट करती है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड वन मोर टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।